नमस्ते साथियों, मैं देवता मृदुल तिवारी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है समरी प्रोसीजर इन सिविल सूट्स, यानी कि दीवानी वाद के अंदर ऑर्डर 37, जो कि हमको संक्षिप्त वाद या संक्षिप्त वाद की प्रक्रिया देते हैं। तो ऑर्डर 37 के अंदर कौन कौन से दावे चल सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, वह कब ये लागू होगा, कब लागू नहीं होगा, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर विस्तृत में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें अंत तक और अपना ज्ञान वर्धन करें। तो साथियों, ऑर्डर 37 जो कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो हमारा है, उसके अंदर एक ऑर्डर 37 जो है उसके अंदर संक्षिप्त प्रक्रिया समरी प्रोसीजर इन सिविल सूट्स दे रखा है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि यह किन वादों पर लागू होता है, कहां पर ऑर्डर 37 लागू होता है। वरना हम जानते हैं कि नॉर्मल जो सिविल सूट्स होते हैं वो ऑर्डर 7 के अंदर पेश होते हैं कोर्ट के अंदर, ये हम सबको पता है। या जो लॉ से एडवोकेट्स हैं, जो लॉ फील्ड से जुड़े, उनको तो आइडिया है ही कि ऑर्डर 7 के अंदर कोई भी नॉर्मल जो सिविल सूट होता है वो पेश होता है। लेकिन ऑर्डर 37 में कौन कौन से सूट पेश होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर ऑर्डर 37 की सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के अंदर जो है, इसके बारे में सारी डिटेल दी गई, जो मैं अक्सर से आपको बताता हूं। यह जो ऑर्डर है यह किन सूट्स पे अप्लाई होगा, ए बता रखा है सूट्स अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं विनिमय पत्रों, हुंडियों व वचन पत्रों के आधार पर जो वाद होंगे उनके अंदर ऑर्डर 37 जो है वो लागू होगा। इसी प्रकार से सूट्स इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेब्ट or liquidated demand in money payable by the defendant with or without interest arising on a written contract या on an enactment where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of debt other than a penalty। सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब हुआ किन्हीं ऐसे मामलों में जहां पैसे का लेन देन करना है या पैसे का लेन देन हुआ है या पैसे कोई व्यक्ति किसी से मांगता है, किस बेस पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, कोई लिखा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसके बेस पे, या फिर जहां पर कोई ऐसे लेन देन की बात हुई है जहां उस लेन देन को पूरा न करने पर कोई पेनल्टी है, या डेब्ट वाला नेचर आता है। डेब्ट का मतलब लेन देन, ऋण का जो नेचर आता है, ऋण स्वरूप कोई पैसा लेन देन हुआ है, तो वहां पर ऑर्डर 37 लागू होगा। ये जो बात बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन की, इस ऑर्डर की, कि नॉर्मली देखते हैं जब भी पैसे का लेन देन होता है अधिकतर, तब ऑर्डर 37 का जो है वो अप्लाई हो जाता है इस पे। इसके अलावा एक और थर्ड पॉइंट दे रखा है, ऑन ए गारंटी वेयर द क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डेब्ट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली। अब तो वही बात है कि जहां पर कोई ऐसी प्रत्याभूति है जो कि ऋण को बढ़ावा देती है, जहां पर ऋण लिया गया है, दिया गया है, तो वहां पर जो है ये ऑर्डर लागू हो जाता है। अब इस ऑर्डर की सबसे खास बात क्या है, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लगा होगा क्योंकि मैंने अभी पूरा बुक वाला ही बताया आपको कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर 37 कहता है, क्या डेफिनेशन है और ये कहां लागू होता है। अब इसकी सबसे मजेदार बात जो है, जो आपको इस वीडियो में देखकर उसको फायदा भी होगा आपको देखने से, कि इस जो ऑर्डर है इसके अंदर जो प्रोसीजर है, नॉर्मली हमने देखा होगा, आपने कभी सुना है कि दीवानी के जो वाद होते हैं, जो सिविल के वाद होते हैं, वो वर्षों वर्ष चलते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं, इवन कई पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन सिविल वाद जो है वो खत्म नहीं होता। लेकिन इस ऑर्डर में एक खासियत है, क्या खासियत है कि इसमें प्रोसीजर जो है समरी है, संक्षिप्त है। मतलब नॉर्मल सिविल सूट से जो प्रोसीजर इसका रहेगा वो काफी शॉर्ट रहेगा। कैसे रहेगा? आपको दावा पेश करना होता है,
दावा आपने पेश कर दिया, दावा पेश करने के बाद आपको नोटिस निकालने होते हैं डिपेंडेंट पर। नोटिस जब निकल गए और सपोज करें कि कई बार होता है तामील होने के बावजूद डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो जब वो उपस्थित नहीं होता है कोर्ट में तो क्या करते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर उसको मौका दे देते हैं, वो वापस पेश हो जाता है आगे चल के। लेकिन इस ऑर्डर में ऐसा नहीं है। इस ऑर्डर के अंदर अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोर्ट का सम्मन पेश हुआ है और वह निर्धारित तारीख पर कोर्ट में आकर अपनी अपीयरेंस नहीं देता है, चाहे वो प्लीडर के जरिए हो या स्वयं हो, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया जाता है। इस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मतलब उसके खिलाफ डिक्री पारित कर दी जाती है और उसका फिर अधिकार खत्म हो जाता है और जो दावा करने वाला है प्लेंटिफ जो है उसको इसमें सीधा सीधा अधिकार मिल जाता है कि वो अपना पैसा जो है, अपना डेब्ट जो है वो रिकवर कर ले। तो ये इस ऑर्डर की सबसे खास बात है जो मैंने आपको बताया। बाकी इस ऑर्डर के अंदर ऐसा कोई बहुत ज्यादा भी है नहीं। इसका मेन उपयोग इसी में है कि जब पैसे का लेन देन होता है, चाहे वो एग्रीमेंट के बेस पे हो जिसको आपने स्टाम्प पे लिखा रखा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपने हस्तलिखित कर रखा है, अपने हाथों से लिख रखा है, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, या कोई हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट्स हैं तो उन कंडीशंस में रुपया रिकवर करने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए ऑर्डर 37 के अंदर बाद आप लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर और अपना पैसा जो है वो संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि यह जो ऑर्डर है इसमें जब डिफेंडेंट अपीयरेंस अपनी कोर्ट में दे देता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नोटिस सर्व होता है, नोटिस सर्व होने के बाद उसको अपीयर होना होता है कोर्ट में, तो जब वो अपीयरेंस दे देता है तो फिर उसके बाद उसको राइट्स मिल जाते हैं कि वो अपना जो केस है वो डिफेंड कर सके एक नॉर्मल सिविल सूट की तरह। और मैं आपको इसमें थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूं क्योंकि बुक की लैंग्वेज जो है वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऑर्डर 37 कहता क्या है। That if the defendant enters an appearance, the plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summon for judgment in form number 4A in Appendix B or such other form as may be prescribed from time to time, returnable not less than 10 days from the date of service, supported by an affidavit verifying the cause of action and the amount claimed and stating that in his belief there is no defense to the suit. इसमें एक खास बात और है कि जब डिफेंडेंट अपनी अपीयरेंस दे देता है कोर्ट के अंदर तो जो प्लेंटिफ होगा जिसने कि उसको एक समन डिफेंडेंट के ऊपर सर्व करना होगा, समन फॉर जजमेंट जिसको कहते हैं समन फॉर जजमेंट, जो कि फॉर्म 4A के अंदर होगा अपेंडिक्स बी के। उस फॉर्म के अंदर आपको समन ऑफ जजमेंट जो है वो उसके ऊपर सर्व करना होगा, जिसके अंदर 10 दिन से भी कम का समय, आपको 10 दिन से ज्यादा का आप समय नहीं ले सकते जिसका जवाब देने के लिए। डिफेंडेंट के ऊपर सर्व करोगे उसको 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा उसका जवाब देने के लिए। और जिसके अंदर क्या होगा कि कॉज ऑफ एक्शन, जो आपका वाद हेतु उत्पन्न हुआ उसको वेरीफाई करेंगे आप, और उसके लिए सपोर्ट में एक एफिडेविट भी पेश करना होगा आपको, जो कि कॉज ऑफ एक्शन जो आपका वाद हेतु उत्पन्न हुआ उसको वेरीफाई करेगा, और कितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उस अमाउंट को भी ये वेरीफाई करेगा। इसके अलावा आपको उस समय ही ये प्रूव करना होगा कि जो डिफेंडेंट आया है अपनी अपीयरेंस दे रहा है इसका कोई राइट नहीं बनता, इसकी इस सूट के अंदर, इस दावे के अंदर कोई डिफेंस नहीं है, तो यहीं से ऑर्डर कर दिया जाए। मतलब लबोलबाज मेनली ये है कि ऑर्डर 37, अब देखिए ज्यादा टेक्निकल के अंदर अपन जाएंगे तो बहुत समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधी सीधी बात यह है कि जहां पर भी कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या हुंडी, इनके बेस पर पैसे का लेन देन हुआ है, यदि किसी व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने बी को पैसा दिया है और बी अगर पैसा नहीं देता तो वह बी व्यक्ति के खिलाफ ए जो है ऑर्डर 37 के अंदर वाद पेश कर सकता है सिविल कोर्ट के अंदर, और उसका जो रिकवरी का जो प्रोसेस रहेगा वह काफी संक्षिप्त रहेगा, काफी समराइज रहेगा,
और वो अपना पैसा हासिल कर सकता है। तो आज थोड़ा आप लोग सिविल लाइन में घुसे और कोशिश करेंगे कि आपको सिविल जो नेचर होता है, सिविल सूट्स जो होते हैं, सिविल कोड्स जो होती है, उनके बारे में भी थोड़ा बता सके। आज सिविल के ऊपर हमने पहला वीडियो बनाया है ऑर्डर 37 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम रह गई, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर बुक तो है, बुक को उठाएं, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।